नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए हम यहाँ पे फिजिक्स की क्लासें चला रहे हैं और इन फिजिक्स की क्लासों में अभी अपना सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का चल रहा है। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हिंदी में बात करें तो बोलता है स्थिर वैद्युत विभव व धारिता वाला चैप्टर अपना चल रहा है। एंड इस चैप्टर में अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने पोटेंशियल वाली जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर ली। अब अपन मूव कर रहे हैं कैपेसिटेंस पर। किस पर? कैपेसिटेंस पर, यानी धारिता पर। तो इस वीडियो में पूरा धारिता का जो टॉपिक है वो अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस, जिसे अपन क्या कहते हैं? धारिता। हिंदी में क्या कहते हैं? धारिता। देखो, हिंदी में बात करें तो होती क्या है? धारिता मतलब धारण करना। क्या करना? धारण करना, स्टोर करना। क्या चीज स्टोर करना? चार्ज। धारिता का, कैपेसिटेंस का सीधा सा मतलब होता है कि चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। आप सभी ये पढ़ के आए हो, डेफिनेशन बहुत बार याद की होगी। क्या है? कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कि मैं कितने अपने अंदर समा सकता हूँ, वो क्या है? धारिता, कैपेसिटेंस। यानी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो हम इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं, एबिलिटी। क्या है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। टू स्टोर चार्ज। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे तो अपन बोलेंगे आवेश धारण करने की क्षमता। आवेश धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, एबिलिटी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ओके, देखिए यहां पर जब किसी भी बॉडी को अपन चार्ज देते हैं, कोई कंडक्टिंग बॉडी है, उसमें अपन आवेश बढ़ाते हैं, चार्ज बढ़ाते जाते हैं, चार्ज देते जाते हैं, तो ये देखा गया कि उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है, विभव भी बढ़ता है। मतलब किसी बॉडी को चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल उसी रेशियो में बढ़ता है। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी Q V के समानुपाती होता है। जैसे Q बढ़ाएंगे वैसे ही V बढ़ेगा। जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो अपने पास आ जाता है Q इज इक्वल टू CV। और यहाँ पे जो C आता है अपने पास, समानुपाती नियतांक, इससे ही अपन क्या कहते हैं? धारिता। यानी C का सूत्र अपने पास हो जाता है Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये क्या है? धारिता है। ये क्या है? धारिता। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो अपने को यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, इसका सूत्र क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कैसे ध्यान में रहेगा अगर भूल जाए तो? ये ध्यान करना कि जैसे कोई बॉडी है, उसको चार्ज दे रहे हो तो होता क्या है? एक चार्ज दिया फिर दूसरा चार्ज दे रहे हो तो होगा क्या? जैसे एक चार्ज पहले से है, अब दूसरा चार्ज दे रहा हूं तो इसका रिपल्सन, इसका प्रतिकर्षण काम करेगा दूसरे चार्ज को देने में। तो प्रतिकर्षण के अपोज में, विपरीत अपने को काम करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण के विपरीत अपने को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। मतलब कार्य करने का मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब विभव बढ़ेगा। समझना एक बार, ये बॉडी है, इसको एक चार्ज दिया, दूसरा उसी टाइप का चार्ज देंगे तो ये बोलेगा आप पास मत आओ, पास नहीं आने देगा, लेकिन अपन जबरदस्ती इसको भेजेंगे, राइट है ना? तो जबरदस्ती भेजने का मतलब विपरीत, अपोजिट, विरुद्ध कार्य करेंगे, इसके विरुद्ध कार्य करेंगे और वो कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होने का मतलब विभव का मान बढ़ेगा। इसीलिए अपन कह देते हैं कि जब किसी बॉडी को चार्ज देते हैं ना तो विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है। मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, देन Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। धारिता का सूत्र क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए, आगे अपने पास आता है, सूत्र आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो धारिता है किस पर निर्भर कर रही है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये धारिता Q और V पर डिपेंड नहीं करती है। अभी अपन बात करेंगे किस पर डिपेंड करती है। देखना,
मैं यहां पे भी एक चीज लिख रहा हूं क्या, सी जो है यह क्यों वह बढ़े हुए विभव पर निर्भर नहीं करती है, बढ़े हुए विभव पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बढ़े हुए विभव पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी। ये क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करती है, किस पर डिपेंड करती है आगे बात करेंगे, देखना। अच्छा, आपने अभी इसका फॉर्मूला लिख लिया क्या, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये होता है इसका सूत्र, ये इसका कंसेप्ट है, ये इसकी डेफिनेशन है ना। अब देखो यहां पे अपन बात करें कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी लिखा अपन ने, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताना। देखिए इसका मात्रक यानी यूनिट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे क्यू का होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम, और V का होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, ऐसे तो बोलते हैं कूलाम पर वोल्ट। ये क्या होगा इसका यूनिट, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एसआई यूनिट में, ये इसका एसआई यूनिट है, साथ में इसको ये भी बोल देते हैं फैरड, क्या बोलते हैं फैरड। मतलब आपको पूछे धारिता का एसआई यूनिट क्या होता है, देन आप कहना फैरड होता है, क्या होता है फैरड, यानी कूलाम पर वोल्ट को अपन क्या बोलते हैं फैरड। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट फैरड होता है, फैराडे नहीं होता है, फैराडे चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है, मैंने बात की थी, फैरड होता है। ठीक, आगे देखिए इसकी वीमा की बात कर लें, डायमेंशन की बात कर लें। वीमा डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन देखिए कूलाम का क्या होगा 80, ठीक है। वोल्ट का क्या होगा W अपॉन क्यू होता है क्या, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, और W का क्या mL2T माइनस 2 अपॉन क्यू, क्यू ऊपर गया यानी वापस 80। इतनी बातें क्लियर है, क्योंकि V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो W अपॉन क्यू अपन ने ऐसे लिखा। आगे देखो ये कुछ इस प्रकार से बदलेगा अपने पास, ये वैल्यू जो है इस प्रकार से हो जाएगी m-1, ठीक है, L -2, ओके, T -2 ऊपर गया +2 हो गया, और यहां पे भी कितना 2 यानी T4 और a², तो ये इसकी क्या हो जाएगी वीमा डायमेंशन, m-1 L -2 T4 और a², ये इसकी डायमेंशन। तो यहां पे जैसे क्वेश्चन बना फॉर्मूला का, इस पर डिपेंड नहीं करता है, मात्रक का और वीमा का, यूनिट एंड डायमेंशन का, ये अपने पास बन गया। अभी देखो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सी बातें जानने को लेकर, क्योंकि क्वेश्चन आता है वहां से, क्वेश्चन पूछता है। देखिए अब अपन बात करते हैं इसके सूत्र में, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी आया, कितना आया क्यू अपॉन वी। तो अगर Q एंड V के बीच में अपन क्या लें ग्राफ, क्या लें ग्राफ, तो जैसे कि ये Q हो अपने पास और ये V हो, और इसका ग्राफ अपने पास ऐसे आया, ठीक है, एक ग्राफ है, ये थीटा है। तो मैं पूछूं बताओ QV ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ढाल क्या होगी, स्लोप यानी ढाल। आप बोलोगे tan थीटा होगी, क्या होगी tan थीटा, तो इसकी वैल्यू निकालो, tan थीटा की कितनी आएगी, tan थीटा की आप वैल्यू निकालोगे तो जैसे कि ये आएगा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे हुए आधार, लंब कितना Q का, आधार किसका V का, Q अपॉन V आया, यानी tan थीटा इज इक्वल टू आया Q अपॉन V, और Q अपॉन V क्या होता है इसकी धारिता। तो ये ध्यान रखना, QV ग्राफ दे रखा हो तो tan थीटा अपन निकालें और Q अपॉन V आए तो अपन बोलेंगे वो क्या है, धारिता है। अच्छा अब देखो इसमें और अपन ऐसे कर दें कि जो अपने पास ग्राफ दे रखा है इसकी एक्सिस अलग अलग हो, मतलब ये QV ऐसे था, अगर इसकी एक्सिस ऐसे होती तो
ये v होता और ये होता q। बताओ आप tan थीटा कितना। अब आप बोलोगे अब अपन इसका tan थीटा निकालें तो वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना v, बेस कितना u, यानी v अपॉन q आएगा। तो ये तो इसका उल्टा हो गया, मतलब ये क्या हो गया 1 अपॉन c हो गया। राइट है क्या। तो इस सिचुएशन में tan थीटा धारिता का उल्टा हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है उसकी बात मैंने कर ली है। मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में इनके क्वेश्चन करा दिए हैं, पहले ही क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके पहले पढ़े हुए थे, ये टॉपिक करवा दिए हैं, आप जरूर जाके चेक करना। ठीक है, अच्छा अब देखिए अपने पास ये कंसेप्ट आ गया। इस कंसेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसकी, जैसे अपन क्या करें कि अगर जैसे एक और ग्राफ दे दें, 2 ग्राफ दे दें कि यहीं पे जैसे कि अपने को ऐसे ग्राफ दे दें, एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे है। ये अपने को बोला ये अपने पास Q है, ये अपने पास V है, ये C1 है, ये C2 है। पूछे किसकी धारिता ज्यादा, तो आप बोल देना C2 की ज्यादा एज कंपेयर टू C1 से। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो C2 वाला जो एंगल है वो ज्यादा है C1 से, तो tan थीटा 2 या tan थीटा C2 के लिए ज्यादा मिलेगा, इसलिए इसकी ढाल क्या मिलेगी ज्यादा। ढाल ज्यादा मिलेगी मतलब इसकी धारिता ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन मैंने इस पर करा रखे हैं, आप जरूर चेक करना उनको। ओके, अब अपन बात करते हैं, ये धारिता की अपन ने बात कर ली। धारिता को लेकर एक क्वेश्चन आता है कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है, एक विलगित गोलीय चालक है, उसकी धारिता का सूत्र क्या होगा, और उसके सूत्र के बेस पर क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैंने करा रखे हैं। देखिए क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित का मतलब क्या होता है, उसके आसपास कोई नहीं है, अकेला है। ठीक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये टॉपिक आपने पढ़ा था 12th में, राइट है ना, गोलीय चालक की धारिता। और इसकी धारिता का आपने सूत्र निकाला था, और ये सूत्र कितना आता है अपने पास, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आता है। याद आया। ये सिचुएशन कब होती है, जब बात करेंगे हवा या निर्वात की, तब अपने पास C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आएगा। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन करा रखे हैं, चेक करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, हवा या निर्वात में अपने पास कैपेसिटेंस ये होता है। अच्छा, अगर कोई मीडियम हो देन उस केस में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन R, और इसको अपन लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कैपिटल R। एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी, उस माध्यम की विद्युतशीलता। अब इसको एप्सिलॉन को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कैपिटल R, राइट है। ये C मीडियम आया। अच्छा, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि ये तो अपने पास C हो गया, मतलब एप्सिलॉन R C, ये अपने पास हो जाता है माध्यम में, कि यहां पे माध्यम में कोई भी मीडियम दे दिया, उस मीडियम के अंदर पूछा कि बताओ गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। ये तो है एयर या वैक्यूम में, ये कोई मीडियम दे दे तो एप्सिलॉन R C आया। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपन ने रख दिया, तो बताओ धारिता का मान बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्या है, हवा या निर्वात में, एयर या वैक्यूम में स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता C है। ठीक है, देन बताओ स्फेरिकल कंडक्टर की धारिता कितनी है, C। देन बताओ अगर इसको एप्सिलॉन R के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जाए तो धारिता बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। एप्सिलॉन R के परावर्तित माध्यम में रख दिया तो बताओ बढ़ेगी या घटेगी, निकाल सकते हैं क्या। देखिए निकाल सकते हैं, कैसे,
यहां पे एप्सिलॉन आर करेंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर करेंगे, फिर देख रहे हो आप एप्सिलॉन आर से गुणा हो रहा है, मतलब सी मीडियम अपने को ज्यादा मिलेगा, यानी सी मीडियम क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। किसके कंपेयर में, सी के कंपेयर में। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सी मीडियम आपका सी से ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू तो एक से ज्यादा ही आता है। अच्छा, आगे बात करते हैं। आगे अपने पास जैसे कि ये धारिता आ गई विलगित गोलीय चालक की, ये यहां से देखो आप क्या देख रहे हो कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मतलब C का मान उसकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। जो भी अपने पास विलगित गोलीय चालक दे रखा है, जिसे अपन ने Q चार्ज दिया है, R इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। राइट है, मतलब इस गोलीय चालक की धारिता कब अधिक होगी, जब इसकी त्रिज्या अधिक होगी। कब कम होगी, जब इसकी त्रिज्या कम होगी। मतलब क्या हुआ, यह इसके आकार पर निर्भर कर रहा है। राइट है, तो अपन ऐसे कह देते हैं, यहां पे याद करो धारिता किस पर डिपेंड नहीं करती, इस पर। तो किस पर डिपेंड करती है, लिखेंगे धारिता चालक के आकार, आकृति पर निर्भर करती है। आकृति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अच्छा, और साथ में देखो एप्सिलॉन नोड, एप्सिलॉन इस पर भी निर्भर कर रही है, मतलब माध्यम पर निर्भर कर रही है, तथा चालक के आसपास, आसपास उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस इज डिपेंड्स अपॉन, कहां पे, शेप एंड साइज ऑफ अ कंडक्टर, also depends upon medium surrounding to the conductor। राइट है, इस पर डिपेंड करती है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो धारिता को लेकर जो बातें हो सकती थी उसकी बातें अपन कर रहे हैं। इसमें अपन ने मीडियम को लेकर बात की, मीडियम को लेकर यहां से क्वेश्चन बनता है कि किसकी धारिता अधिक होती है, मीडियम की या फिर एयर वैक्यूम में, तो मीडियम की। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता किस पर निर्भर कर रही है, त्रिज्या पर। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि धारिता किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है क्या? ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, और साथ में इनके क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, आप चेक करना उन क्वेश्चंस को। ओके, अब देखिए यहाँ पे धारिता का कंसेप्ट किया, अब अपन कैपेसिटर का कंसेप्ट करेंगे, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र। ये लो कैपेसिटर, संधारित्र। संधारित्र को लेकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। देखो कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है। बेसिकली इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट होती है, एक पे प्लस चार्ज होता है, दूसरे पे माइनस चार्ज होता है। कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर ये रखे होते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है, सिस्टम को अपन कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटी, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को तो अपन कह देते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर का मतलब, कैपेसिटी मतलब होता है ऊर्जा धारण करने, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटर अपने आप में एक डिवाइस हो गया। क्या हो गया? डिवाइस। कैपेसिटेंस एक क्वांटिटी होगी और कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, साथ में अपन ऐसे कहते हैं चार्ज तो प्लेट में स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। क्लियर है? कैसे हैं उसकी बात करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत कंसेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन जैसे मैथमेटिकली कहां से बनता है उसकी भी बात करेंगे। देखिए कैपेसिटर, मैं कहूं इसमें दो
चालक प्लेट होती है, चालक प्लेट होती है। इसमें दो चालक प्लेट होती है। इट हैज टू कंडक्टिंग प्लेट, जिसमें एक पर प्लस चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है तथा दूसरी पर उतनी ही मात्रा का माइनस चार्ज होता है, माइनस आवेश होता है। मतलब इट हैज, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, इट हैज टू कंडक्टिंग प्लेट इन विच वन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड हैज सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, उतने ही मात्रा का नेगेटिव चार्ज ये रखता है। क्लियर इतनी बातें? अच्छा, आगे देखिए, ये अपने पास कैपेसिटेंस हो गया। अब देखो इसमें कैसे होगा, जैसे कि ये अपने पास, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं जिससे आपको अच्छी तरह दिखे। सीडी वाइज अपन चल रहे हैं और सीडी वाइज उधर भी रहे हैं। देखिए ये क्या हो गया कि जैसे कि एक कंडक्टिंग प्लेट अपने पास, ये लो एक कंडक्टिंग प्लेट अपने पास, ठीक है। प्लेट कोई भी शेप का हो सकता है, जैसे रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। जैसे ये अपन ने लिया एक, ये दो कंडक्टिंग प्लेट ले ली, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इस पे प्लस होगा और इस पे माइनस होगा, ठीक है। इनको बैटरी से जोड़ा जाता है, ये बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये प्लस से और ये माइनस से, प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, कैसे होगा, प्लस से माइनस की ओर। हमने पढ़ रखा है प्लस से माइनस की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब एक प्रकार की ऊर्जा होगी। इसलिए इसे अपन क्या कह देते हैं, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। क्या कह देते हैं, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, मतलब ऊर्जा संरक्षण की युक्ति होती है। ऊर्जा धारण करने की युक्ति होती है, ऐसे समझो, धारण करने की युक्ति है, ऊर्जा धारण करने की युक्ति है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो एक चीज ध्यान रखना, कैपेसिटर को लेकर क्वेश्चन आता है। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। मतलब ऐसे 4-5 ऑप्शन होते हैं, फिर बाद में पूछता है कि कैपेसिटर में एक पे प्लस होता है, दूसरे पे माइनस, यस राइट। इट इज चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, यस राइट। और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, यस राइट। मतलब तीनों सही होंगे यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, ऊर्जा धारण करने की युक्ति होती है कैपेसिटर, ऊर्जा धारण करने की युक्ति। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के फॉर्म में। क्लियर रहती बात है, ठीक है। अब इसमें जैसे प्लेट जो होता है ना, यहाँ पे प्लेट होती है और प्लेट का साइज मतलब शेप जो होती है, शेप वो अपने पास कैसी हो सकती है, वो अपने पास रेक्टेंगुलर हो सकती है, राइट, सिलेंड्रिकल हो सकती है, ओके, और स्फेरिकल हो सकती है, मतलब एक तो समांतर प्लेट वाला आपने पढ़ा है, आयताकार प्लेट, हिंदी में लिखूं क्या, ये आयताकार प्लेट आयताकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है। प्लेट कैसी हो सकती है, बेलनाकार। प्लेट कैन बी गोलाकार। तो इस प्रकार से अपन संधारित्र को 3 भागों में पढ़ते हैं। ये तो होता है समांतर प्लेट संधारित्र, क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये होता है अपने पास सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार कैपेसिटर, ठीक है। ये होता है अपने पास गोलीय कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। तो अब अपन जो पढ़ेंगे इन दो के बारे में पढ़ेंगे, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में और एक पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र के बारे में। देखिए आपको दिख तो रहा है ना, यस, थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे, इसको ऐसे करना था,
हाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, तो एक होगा समांतर प्लेट संधारित्र, एक होगा बेलनाकार संधारित्र, ठीक है, एक होगा गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इन तीन कैपेसिटर, ये तीन प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। अपन पढ़ेंगे दो कैपेसिटर, एक होगा पैरेलल और एक होगा स्फेरिकल। ओके, तो ये अपने पास कैपेसिटर को लेकर, कैपेसिटेंस को लेकर कुछ बातें थी, फिर अपन ने कैपेसिटर की बात की और कैपेसिटर को अब अपन आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो उस तरफ आपको दिखाई नहीं दिया, वहां पे अपन ने डिस्कस किया था प्लेट को लेकर कि प्लेट जो होती है, जैसे ये प्लेट है अपने पास, ये दो प्लेट है। ओके, ये दो प्लेट है और ये दो प्लेटों की बात करें तो एक पर से प्लस क्यू होता है, दूसरे पर माइनस क्यू, तो प्लस 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 एंड माइनस माइनस माइनस, ये जुड़ी होती है अपने पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और ये जुड़ी होती है अपने पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, इस प्रकार से ये। ओके, अब देखो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इसकी बात करते हैं, जब इसको हटा लें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टोर हो जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ऊर्जा धारण करने की युक्ति, धारण करने की युक्ति अपन इसको कहते हैं, ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस अपन इसको कहते हैं। अब ये जो प्लेट है, हमने बात की ना प्लेट है, तो प्लेट जो है ये इसकी शेप जो है, आकृति यानी आकृति, वो तीन प्रकार की हो सकती है, ठीक है, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो हो सकती है आपकी रेक्टेंगुलर, क्या हो सकती है, रेक्टेंगुलर, एक हो सकती है अपने पास सिलेंड्रिकल, कैसी, सिलेंड्रिकल, और एक हो सकती है अपने पास स्फेरिकल, कैसी, स्फेरिकल, यानी आयताकार हो सकती है आकृति, कैसी, आयताकार, या फिर हो सकती है बेलनाकार, कैसी, बेलनाकार, या फिर हो सकती है गोलीय, कैसी हो सकती है, गोलीय। इस आधार पर अपन संधारित्र को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में, तीन पार्ट में। जैसे एक तो हो गया अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र, कौन सा हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र, राइट। एक हो गया अपने पास बेलनाकार संधारित्र, कौन सा, बेलनाकार संधारित्र, मतलब पैरेलल प्लेट और सिलेंड्रिकल, और तीसरा हो गया स्फेरिकल था, मतलब गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। ये तीन पार्ट होते हैं। यहां पे अपन दो पार्ट को लेकर डिस्कस करेंगे, समांतर प्लेट और गोलीय। देखो यहां पे आता है अपने पास समांतर प्लेट, पहले कौन सा आता है, समांतर प्लेट संधारित्र, कौन सा, समांतर प्लेट संधारित्र, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, जैसे कि इसका नाम है, मतलब प्लेट पैरेलल होगी एक दूसरे के और इनकी शेप रेक्टेंगुलर होती है, कैसी होती है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप होती है। ये दो अपने पास होते हैं, जैसे कि प्लेट एक को प्लस से जोड़ देते हैं, दूसरे को माइनस से, एक पे प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होता है, क्लियर है। फिर इसके लिए अपने पास क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है धारिता का सूत्र, कैपेसिटेंस किसका, कैपेसिटेंस किसका भाई, पैरेलल, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या होगी भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखिए सूत्र क्या आएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आता है। क्या आता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां पे ए होता है प्लेट का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ए इसका, एंड डी होता है इनके मध्य दूरी, डी होता है प्लेट के मध्य दूरी, प्लेट के मध्य दूरी। ये तो हो गया एरिया और ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये होता है प्लेट के मध्य दूरी, ये डी होता है, क्लियर। सी का फॉर्मूला ये आ गया। ये किस सिचुएशन में है, ये अपने पास है एयर या वैक्यूम की स्थिति में, एयर या वैक्यूम मतलब जब प्लेटों के मध्य क्या है, प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात है, क्या है, हवा या निर्वात, मतलब एयर या वैक्यूम की स्थिति है, उस सिचुएशन में अपने पास ये फॉर्मूला आता है। लेकिन अगर मीडियम अपने पास एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, ठीक है, मतलब अपन कहें इफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर इज
कंप्लीटली फिल्ड, क्या कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक मतलब यदि अपन इंग्लिश में बोलें तो क्या इंग्लिश में हो गया, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, यदि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ है, पूर्णतः भरा हुआ है, जिसका परावैद्युतांक कितना, एप्सिलॉन आर, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। ये है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने पास क्या है, एप्सिलॉन आर। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पहले इन दोनों के बीच में हवा है, यहाँ पे हवा है, एयर है। अब एयर नहीं है, कोई मीडियम है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। तो देखो मीडियम में अपने पास धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियम में फॉर्मूला हो जाएगा ए एप्सिलॉन अपॉन डी होगा, राइट है। अब एप्सिलॉन को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर अपॉन डी, क्लियर है क्या, मतलब सी मीडियम आपके पास सी एप्सिलॉन आर हो गया क्या, बताओ। देखिए ये सी आया, ये एप्सिलॉन आर, यहां से क्या क्लियर हुआ वापस से कि मीडियम में धारिता, किसमें, हवा या निर्वात, हवा या निर्वात की अपेक्षा, की अपेक्षा, अपेक्षा किसी किसी परावैद्युत माध्यम में, किसमें, परावैद्युत माध्यम में धारिता, परावैद्युत माध्यम में धारिता अधिक प्राप्त होती है। क्या होता है, अधिक प्राप्त होती है, मतलब सी मीडियम ग्रेटर देन सी, ये अपन ने पहले भी चेक किया था, तो ये होता ही है। ध्यान रखना धारिता का वैल्यू मीडियम, अगर हवा या निर्वात नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, तो ज्यादा प्राप्त होती है। ओके, यहां से क्वेश्चन क्या आता है, यहां से क्वेश्चन अपने पास आता है C इज प्रोपोर्शनल टू A आया एंड C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D आया। तो इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस पर करवा भी रखे हैं, तो आप इसको सोल्व करें। एप्सिलॉन आर पे बेस्ड भी क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब देखो ये सिचुएशन कब है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली नहीं भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, मतलब इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड, इज पार्शियली फिल्ड, मतलब यदि परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है, किस प्रकार से, आंशिक रूप से भरा हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा बताइए। देखिए आंशिक रूप से भरा हुआ है मतलब ये प्लेट है अपने पास, ये प्लस, ये माइनस, राइट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे। अब इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पहले तो एकदम कंप्लीटली फिल कर दिया पूरा यहां तक, पहली सिचुएशन ये थी जिसमें अपन ने पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पे भर दिया था, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में अपन ने क्या किया, ये फर्स्ट थी, सेकेंड में अपन ने क्या किया कि कंप्लीटली फिल नहीं किया, पूरी तरीके से नहीं भरा, हमने बीच में इस प्रकार से एक टी थिकनेस, टी मोटाई का, कितनी मोटाई का, टी मोटाई का, और एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का एक माध्यम भर दिया आंशिक रूप से। उस सिचुएशन में अपने पास C का वैल्यू कितना आता है, देखिए वैसे कितना आता है, A एप्सिलॉन नोड अपॉन D आता है, तो यहां पे करें A एप्सिलॉन नोड तो आएगा, फिर यहां पे क्या हो जाता है D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर, ये ध्यान रखना, ये सूत्र होता है। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वैसे तो, ठीक है। आगे देखिए, ये तो अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र चल रहा है,
और समांतर प्लेट संधारित्र में जब पार्शियली फिल्ड हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, तब सूत्र ये आता है। इसका यूज न्यूमेरिकल को लेकर होता है, इसका यूज भी होता है। सिमिलरली अभी एक केस और पढ़ेंगे इसी में, देखना। ये आया अपने पास फॉर्मूला। अब जैसे डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक रख दिया अपन ने, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डिफरेंट थिकनेस इज फिल्ड between the plate of capacitor। मतलब अलग अलग मोटाई, थिकनेस मतलब मोटाई, ठीक है, अलग अलग मोटाई के अलग अलग परावैद्युत माध्यम प्लेटों के मध्य भरे हों, उस सिचुएशन में क्या होगा। मतलब सिचुएशन अपने पास कुछ इस प्रकार से है। ये अपने पास प्लेट है प्लस, ठीक, ये दूसरी प्लेट है माइनस। इसके बीच में पूरी तरीके से अपने पास अलग अलग थिकनेस के, अलग अलग मोटाई के परावैद्युत माध्यम भरे हैं, और अलग अलग माध्यम है, मतलब उनका परावैद्युतांक अलग अलग है, ऐसे पूरे भरे हुए हैं, ठीक है, ऐसे कंप्लीटली फिल्ड है ये। जैसे इसकी मोटाई अपन T1 बोलें और परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, इसकी बोलें तो T2 और परावैद्युतांक एप्सिलॉन R2, इसका T3 और एप्सिलॉन R3, इस प्रकार से Tn एप्सिलॉन Rn, ये अपने पास कंप्लीटली फिल्ड है। तो उस सिचुएशन में जैसे कि अपन ने पढ़ा पार्शियली फिल्ड होता है, तो ये आता है अपने पास, और ये अलग अलग मोटाई के हो तो क्या आएगा, ध्यान रखना, सेम A एप्सिलॉन नोड, ठीक, D है प्लेटों के बीच में डिस्टेंस, ये तो D है ही, ओके, माइनस T की जगह हो जाएगा T1 प्लस T2, कहां तक, Tn तक, ओके। अच्छा, फिर क्या है, प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, यानी T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और ये इस प्रकार से Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn आएगा। देखिए T1 T2 T3 इनको ऐड कर दें, इनको अपन ऐड कर दें, तो बताओ ये D बन जाएगा क्या, यस, क्योंकि पूरा भरा हुआ है, मतलब D आएगा। मतलब ये अगर D होगा तो D माइनस D 0 हो गया, यानी C कितना आ गया, A एप्सिलॉन अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और इस प्रकार से Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn आएगा। ये अपने पास धारिता का सूत्र आ गया जब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरे हों। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है पार्शियली रूप से, तब ये आएगा, ठीक है, और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल्ड हो तो उस केस में क्या हो जाता है, A एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R अपॉन D हो जाता है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर अपन ने बात की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर अपन ने बात की, समांतर प्लेट संधारित्र की, जिसमें अपन ने सूत्र निकाले A एप्सिलॉन नोड अपॉन D फॉर एयर या वैक्यूम, ठीक है। एक फॉर्मूला निकाला मीडियम जब अपने पास कंप्लीटली फिल्ड है, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R अपॉन D, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड, पूर्णतः भरा हुआ, ठीक है। एक फॉर्मूला निकाला अपन ने C मीडियम का, A एप्सिलॉन नोड अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, कब है, जब पार्शियली फिल्ड हो, क्या हो, पार्शियली फिल्ड,
आंशिक रूप से भरा हो, और एक सूत्र है ये, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरे हो तो ये आएगा। ये सूत्र अपने को इसमें ध्यान रखने हैं। इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे, जैसे कि मान लो कि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो धारिता बढ़ेगी, दूरी बढ़ा दें तो धारिता घटेगी, डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर दें तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं देखो स्फेरिकल कैपेसिटर की। किसकी? स्फेरिकल कैपेसिटर की। देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर हिंदी में क्या कहते हैं? गोलीय संधारित्र। क्या बोलते हैं? गोलीय संधारित्र। क्या होता है? जैसे एक गोला है, इसके ऊपर दूसरा गोला है, ये संकेंद्री गोलों की व्यवस्था होती है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की अपने पास अरेंजमेंट होता है। जैसे इसको माइनस दिया अपन ने अंदर वाले गोले को, तो बाहर वाले पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण यहाँ पे माइनस आएगा, उसे अपन कर देंगे अर्थ, ठीक है। अगर इसकी स्मॉल की रेडियस अपने पास R2 है और कैपिटल जो सॉरी बड़ा वाला जो अपने पास गोला है इसकी रेडियस R2 है, सॉरी R1 है, बड़े वाले की R1 और छोटे वाले की R2 है, तो यहाँ पे जो धारिता का सूत्र आता है वो आता है अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये आता है। बस ये सूत्र काम का है, जहां पे R1 जो है बड़े गोले की त्रिज्या है, बड़े गोले की त्रिज्या है, और R2 छोटे गोले की त्रिज्या है, ठीक है, छोटे गोले की त्रिज्या है। ये तो होगा रेडियस ऑफ कैपिटल, रेडियस ऑफ बिग स्फेयर, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर, स्मॉल स्फेयर। ओके, ये सूत्र आया, ये काम का है, क्वेश्चन सोल्व करने के काम में आता है। अब अगर मीडियम हो, क्या हो? मीडियम, कोई मीडियम दे रखा हो, क्या दे रखा हो? कोई माध्यम दे रखा हो, जिसका माध्यम है, जिसका जो अपने पास है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो दिया है एप्सिलॉन आर। क्या दिया है? एप्सिलॉन आर, ठीक। उस सिचुएशन में सी मीडियम क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ऐसा ही होगा क्या? बताओ। यस, एप्सिलॉन आएगा, और एप्सिलॉन की जगह अपन क्या रख देंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मतलब सी मीडियम क्या हो गया? सी का एप्सिलॉन आर का मल्टीपल सी के साथ, मतलब सी मीडियम ज्यादा होगा। यही अपन हर जगह निकालते आ रहे हैं कि माध्यम की धारिता अधिक होती है, ठीक है। तो ये अपने पास जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, इसको लेकर अपने को ये सूत्र ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि फॉर्मूले को लेकर क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। आगे देखिए आप, अब इसमें एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कौन सा? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब संधारित्रों का संयोजन। क्या? संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अपने को पता है दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। यस, इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम और इसे बोलते हैं समांतर क्रम। देखिए श्रेणी क्रम का मतलब हो गया जिसमें जो क्यू है, क्यू वो समान रहता है। देखिए बात करेंगे अभी, और इसमें क्यू क्या रहता है? असमान। V यहां पे समान रहता है, क्या रहता है? समान। ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, और V यहां पे असमान रहता है। देखिए कैसे, जैसे कि पहले बात करें श्रेणी क्रम की, किसकी? श्रेणी क्रम की, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखिए
सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि जैसे ये संधारित्र है, इसके बाद में ये दूसरा कैपेसिटर आ जाएगा, फिर ये तीसरा, ये होता है अपने पास सीरीज श्रेणी क्रम। ठीक, इसको अपन ने जोड़ा जैसे कि प्लस वाले टर्मिनल से और इसको जोड़ा माइनस वाले टर्मिनल से। अब देखो यहां पे कोई जंक्शन नहीं बन रहा, कोई संधि नहीं बन रही, इसलिए धारा तो वही रहेगी जो इससे निकलेगी, तो आई रहने वाली है। आई रहेगी मतलब चार्ज यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। लेकिन V की बात करें तो यहाँ पे जैसे V1 हो जाएगा, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, अलग अलग पोटेंशियल होगा। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये लो, ये V1 V2 V3 और ये अपने पास टोटल V है बैटरी का। V1 V2 V3 अलग होता है। इसके लिए जैसे कि कैपेसिटेंस आता है अपने पास, वो आता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और इस प्रकार से जैसे कि n कैपेसिटर हो, उनका जो कैपेसिटेंस है C1 C2 C3 हो, तो अपने पास धारिता का सूत्र इस प्रकार से आता है। ओके, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है फॉर n कैपेसिटर्स। देखिए अब अगर जैसे दो कैपेसिटर अपन लें, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 व C2 है, तो तुल्य मतलब इक्वलेंट यानी टोटल क्या होगी? टोटल धारिता अगर दो कैपेसिटर है वो सीरीज में है, सीरीज की बात चल रही है, किसमें? श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में, तो C को आपने देखा 1/C इक्वलेंट, अगर दो की बात करेंगे तो C1 प्लस C2 आएगा, इस प्रकार से आएगा क्या? 1/C1 प्लस 1/C2। यहां से देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, C1 C2 कॉमन आया और यहां पे हो गया C1 प्लस C2, लेस आया ना ये। C इक्वलेंट को आप ऐसे लिख सकते हो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज में आता है, तो आप इसको ध्यान रखें, दो के लिए पूछता है ज्यादातर। ओके, चलो और बात करते हैं इसमें। देखिए अभी टॉपिक अभी बाकी है। C इक्वलेंट आ गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस है C2। आगे देखिए n कैपेसिटर है, कितने? n कैपेसिटर, n संधारित्र जिनकी धारिता समान है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। n कैपेसिटर्स are arranged in series and their capacitance is same. Let जो कैपेसिटेंस है, धारिता है ऑफ ईच इज C, यदि प्रत्येक की धारिता C है, प्रत्येक की धारिता कितनी है? C है, C कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में सीरीज में जुड़े हुए हैं तो C इक्वलेंट कितना होगा? देखिए 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, और इस प्रकार से चलेगा। आप बोलोगे C इक्वलेंट हो गया 1/C 2/C, अगर इनको जोड़े तो 2/C,
3/c, ऐसे 4 को जोड़े तो 4/c, n जुड़े हुए तो n/c हो गया, यानी C इक्वलेंट कितना आ गया, C इक्वलेंट हो गया C/n। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, C/n। तो ये अपने पास था श्रेणी क्रम, कौन सा, श्रेणी क्रम। सेकंड अपने पास आता है समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब हो गया जैसे कि ये कैपेसिटर है, फिर ये दूसरा कैपेसिटर है, और इस प्रकार से अपने पास और भी कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है। ये और ये बैटरी से जुड़ा होता है, ये प्लस से और ये माइनस से। अब देखिए यहाँ पे एक संधि बन गई, जंक्शन बन गया, इस कारण करंट डिवाइड होगी, और करंट डिवाइड होने के कारण चार्ज डिवाइड होगा, कि जैसे अगर यहाँ पे प्लस Q1 आया माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, बट जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है सेम यहाँ पे रहेगा, सेम ही यहाँ पे रहेगा, सारे तार पर सेम रहने वाला है। यहाँ पे एक और हो जैसे कि कोई कैपेसिटर, इस पे प्लस Q3 आ जाएगा, इस पे माइनस Q3, और विभव तो विभवांतर तो V ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन ने लिखा था यहाँ पे Q क्या होता है, Q होता है अपने पास असमान, ठीक है, अलग अलग, नॉट इक्वल, डिफरेंट, एंड आपका V जो होता है वो होता है सेम। तो इसके लिए अपन C इक्वलेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, C इक्वलेंट, तुल्य धारिता। तुल्य धारिता क्या आती है, तुल्य धारिता। इसके लिए C इक्वलेंट निकालते, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कैसे आती है अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अपने को क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी नहीं लिखनी है। तो तुल्य धारिता का यहाँ पे फॉर्मूला आता है C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, ठीक। अब अगर इसी में ये n संधारित्र थे, अब n संधारित्र हैं लेकिन इनकी धारिता समान है, n संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता, प्रत्येक की धारिता C है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। n कैपेसिटर्स ऑफ विच कैपेसिटेंस इज सेम, C कितना है, C आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये है समांतर क्रम में समान धारिता के n संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, C इक्विवेलेंट होगा। ये C प्लस C कहां तक, n तक, मतलब आप कह सकते हो ये 2C ये 3C, मतलब कितना हो गया NC, यानी C इक्विवेलेंट हो गया कितना, NC। तो आपने देखा कि सीरीज की बात करें तो अपने पास आता है C/n, और पैरेलल की बात करें तो कितना आता है NC, ठीक है। तो CP/CS की बात करें तो ये आएगा n²। इस पर भी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, CP/CS ये कितना आएगा, n²। CP/CS इज इक्वल टू n²। मतलब दोनों का रेशियो लें तो अपने पास CP/CS क्या आएगा, n² आएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे CP दे देता है, CS पूछ लेता है, और भी क्वेश्चन मैं इस पर कराऊंगा आपको, है ना। चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें अपन ने कैपेसिटर का लगभग सारा देख लिया है। अब कुछ 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी अपन जल्द ही देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।